नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष को घेरा, कहा महिला आरक्षण पर कांग्रेस की मानसिकता उजागर। उत्तराखंड में अब सड़कों पर नहीं चलेगा वीआईपी स्टाइल, निजी गाड़ियों पर हूटर सायरन लगाने वालों के खिलाफ चलेगा अभियान। देहरादून के सुद्दोवाला में अवैध एलपीजी गैस रिफिलिंग केंद्र का भंडाफोड़, आरोपित पर मुकदमा दर्ज। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर बर्फ हटाने का काम 80% पूरा, सुरक्षा बलों की तैनाती में श्रमिक कर रहे काम। हेल्पलाइन 1905 पर लंबित शिकायतों का हो तत्काल निस्तारण करे अधिकारी, सीएम धामी ने कहा बिना संस्तुति शिकायतें फोर्स में नहीं होंगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भर्तियों के नए कैलेंडर से युवा निराश, साल भर में 16 प्रवक्ता परीक्षाएं कराई जाएंगी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। देहरादून में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को यात्रा मार्ग की सभी सड़कों का आकलन करने और 13 वैकल्पिक मार्ग तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महाराज ने कहा कि साफ सफाई, पेट्रोल पंपों व होटलों में निःशुल्क पानी और अन्य सुविधा सुनिश्चित करने, ब्लैक स्पॉट की पहचान, संवेदनशील क्षेत्रों की मैपिंग समेत सभी को दुरुस्त रखने के निर्देश यहां पर जारी किए गए। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। देहरादून में खोलखाली सुधार सभा ने अपना 28वां स्थापना दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ हवन पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। मुख्य अतिथि कैंट विधायक सविता कुमार सहित कई गणमान्य लोग यहां पर मौजूद रहे। सभा के पदाधिकारियों ने बताया कि संस्था वर्ष 1938 से समाज हित में छात्रवृत्ति, आर्थिक सहायता, महिला सशक्तिकरण, नशा मुक्ति, स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान और पर्यावरण संरक्षण जैसे काम कर रही है। चारधाम यात्रा को लेकर देश भर में श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने भी यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की देवभूमि में स्थित बद्री, केदार और हरिद्वार जैसे पवित्र धाम भगवान शिव और सनातन आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। आचार्य रामदेव बाबा ने कहा कि बद्री, केदार, हरिद्वार ये सब भगवान शिव के पवित्र स्थान हैं। चारधाम यात्रा को लेकर पूरे देश में बहुत उत्सव का माहौल है। इस बार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आने वाली है। करोड़ों लोग यात्रा में शामिल होने पहुंचेंगे। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, हरिद्वार और भगवान शिव का ये पवित्र देवस्थान, यहाँ पर चार धाम यात्रा के लिए पूरे देश में एक उत्सुकता है। तो इस बार तो मुझे लगता है और इतना ज़्यादा इंतजाम करना पड़ेगा। लाखों नहीं करोड़ों लोग लाइन लगा करके आना चाह रहे हैं। और अगले साल महाकुंभ है, तो बहुत बड़ा ये उत्सव है। तो देवभूमि पर आकर के लोगों के जीवन में देवत्व की तो प्रतिष्ठा होगी। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। देहरादून में ज्वेलरी सेक्टर में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है। किसान डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी ने उत्तराखंड में अपने चौथे एक्सक्लूसिव शोरूम का भव्य उद्घाटन किया है। राजपुर रोड स्थित इस शोरूम का शुभारंभ योग गुरु स्वामी रामदेव और हरि कृष्णा ग्रुप के संस्थापक घनश्याम ढोलकिया की मौजूदगी में हुआ। देहरादून के राजपुर रोड स्थित किशनपुर में खोले इस नए शोरूम के साथ किसान ने राज्य को अपनी मौजूदगी और मजबूत कर दी है। मैं धन्यवाद देता हूं पूरा भारतवासी को, जो कृष्णा ब्रांड बनाया, हमारे सभी भारतवासी कंज्यूमर ने बनाया हुआ है। इंडिया का 144 शोरूम का इनोवेशन है। उत्तराखंड का ये 4th शोरूम है और देहरादून में ये 3rd शोरूम है। पूरे इंडिया में जो एक सिटी में सबसे ज़्यादा शोरूम हुए तो ये उसमें हमारे देहरादून आते हैं। बहुत कम सिटी है जहाँ पे कृष्णा का 3 शोरूम है। तो देहरादून वासी को कृष्णा की डिज़ाइन पसंद आ रही है, कृष्णा की पॉलिसी पसंद आ रही है। पूरे इंडिया में सेम पॉलिसी है। फिर देहरादून में खरीदे या दिल्ली में खरीदे या मुंबई में, इधर भी खरीदे उसको सेम प्राइस मिलता है, सेम ट्रीटमेंट मिलता है। हरे कृष्णा की 33 वर्षों की यात्रा मैंने अपने आँखों से देखी है। मैं 33 वर्ष पहले सीधा हरिद्वार से सूरत गया था और वहीं से दुनिया की सूरत बदलने के लिए, भीतर के सौंदर्य के लिए हमने योग शुरू किया और बाहर के सौंदर्य के लिए हरे कृष्णा ने ये डायमंड का अनुष्ठान शुरू किया।
और आज पूरे देश भर में 144 उसके शोरूम हो चुके हैं। माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के मार्केटिंग तक का एक ऐसा सात्विक ब्रांड जिसमें क्वालिटी का एश्योरेंस है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। चारधाम यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले हरिद्वार में प्रशासनिक तैयारियों के साथ साथ धार्मिक आस्था का भी दृश्य देखने को मिला है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप हर की पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा का विधिवत पूजन कर यात्रा के सफल और निर्विघ्न संपन्न होने की कामना की। और आगे बढ़ते खबरों में नैनीताल पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 16,44,000 रुपए कीमत की स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। काठगोदाम थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान गोलापुल के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका। तलाशी लेने के उसके पास से करीब 54 ग्राम अवैध स्मैक भी बरामद हुई। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड मिशन को साकार करने के लिए ऑपरेशन प्रहार जो पीएचपी द्वारा चलाया गया है, उसमें एसएसपी नैनीताल महोदय के नेतृत्व में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसमें भी कल हमें एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें हमारी एसओजी की टीम और काठगोदाम थाना की टीम ने एक व्यक्ति के पास से ये 54.8 ग्राम अवैध स्मैक को बरामद किया है, जिसमें उसकी कल गिरफ्तारी कर ली गई थी और आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है उसको। और इसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि ये बरेली से इसको लेके आ रहा था और ये रहने वाला भी यहाँ बनबुलपुरा क्षेत्र का है। देश में परिसीमन विधेयक 2026 और महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। लोकसभा में विधेयक पारित न हो पाने के बाद भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी दलों ने विपक्ष के खिलाफ देशव्यापी विरोध अभियान शुरू करने की घोषणा कर दी है। पार्टी ने अपनी राज्य इकाइयों को सभी जिला मुख्यालयों पर समन्वित प्रदर्शन आयोजित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष की भूमिका के कारण नारी सशक्तिकरण से जुड़े इस महत्वपूर्ण विधेयक को झटका लगा है। वहीं बीजेपी इस अभियान के जरिए जनमत तैयार कर महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सामने रखने की बात भी कर रही है। उधर उत्तराखंड में भी इस मुद्दे पर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए सत्ताधारी खेमे में विपक्ष को घेरने के लिए प्रदेश भर में जन आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई गई है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश और देश के लिए कल का बीता दिन बेहद चर्चाओं में रहा। वजह यही थी कि भाजपा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में व्यापक जन जागरण अभियान चलाया, जिसमें पदयात्रा, स्कूटी रैली और मानव श्रृंखला के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं, सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। हर कोई इस पल को लेकर बेहद उत्सुक था। सभी दलों ने इसका समर्थन भी किया, लेकिन अब इस मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। दरअसल ये पूरा मामला परिसीमन से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। यही वजह है कि जहां एक और बीजेपी विपक्षी दलों पर समर्थन न देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस इस बात को कह रही है कि महिला आरक्षण बिल साल 2023 में पारित हो चुका है। ऐसे में इस संशोधन के जरिए सरकार परिसीमन पर जोर दे रही है, जबकि विपक्ष महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है। संविधान का 131वां संशोधन अधिनियम 2026 जो कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक था, आज भारत की संसद में पास नहीं हो पाया। ये हम सब बहनों के लिए काला दिवस है। आज हम सब बहुत दुखी हैं और परेशान हैं। भले ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी पुरजोर तरीके से संसद में इसको रखा, इसको पेश किया, सभी पार्टियों के जो एमपीज हैं उन्हें बताया कि क्यों ये अधिनियम लाना आवश्यक है, क्यों नारी शक्ति का वंदन करना आवश्यक है। देखते हैं महिलाएं काफी निराश। देखिए, पहले भी हमको मालूम था, कांग्रेस ने बड़े दबाव में इसको स्वीकारा था, हम लोग विधेयक पास कर पाए थे। आज उनको फिर मौका मिला है, उन्होंने जो असली रूप है उनका उसको सामने लाए हैं। जो महिला विरोधी उनका आचरण रहता है, कांग्रेस के लिए सिर्फ दो ही महिला है, या तो प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी है, बाकी सब उनके लिए टूल्स हैं। तो वो इस पर आप उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं। कल आपने देखा होगा कि जब विधेयक गिरा तो उस पर सबने टेबलें थपथपाई, कांग्रेस उनके सहयोग।
साथियों नमस्कार। कल लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सरकार के द्वारा जो बिल पेश किया गया, अब भारतीय जनता पार्टी उस बिल को गिरने के दोष कांग्रेस और सहयोगी दलों पर मढ़ रही है। सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि ये बिल है क्या। ये बिल वास्तविक रूप में महिला आरक्षण का बिल नहीं है। महिला आरक्षण का जो बिल था वो 2023 में पास हो चुका और प्रधानमंत्री जी उसको 2024 के चुनाव में कैश भी कर चुके हैं। लेकिन अब चूंकि बंगाल में अभी वोट पड़ने बाकी हैं और ऐसे तमाम स्थितियां हैं कि जिनको डाइवर्ट करना आवश्यक है, इसलिए ये महिला आरक्षण बिल नहीं बल्कि ये महिला आरक्षण के साथ महिला आरक्षण लागू करने के लिए उससे पहले एक संशोधन बिल लाया गया जिसका नाम महिला आरक्षण संशोधन बिल रखा गया। इसमें ये प्रावधान है, अब जो बीजेपी जो फैला रही है कि कांग्रेस ने इसे रोक दिया, कांग्रेस ने इसे रोक दिया, इनकी जालसाजी और इनकी चालबाजी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि क्या है। महिला आरक्षण बिल तो 2023 में लागू हो गया, कांग्रेस के सहयोग से हुआ। इससे पहले पंचायतों में जो महिला आरक्षण हुआ वो कांग्रेस ने किया। लेकिन सवाल ये है कि महिला आरक्षण का जो वर्तमान महिला आरक्षण संशोधन बिल है, इसके प्रावधान क्या है, पहले ये जानने की जरूरत है। कल देश की संसद में संग्राम देखने को मिला, जहां महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरा, उसके बाद से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी हो गया। सत्ता पक्ष विपक्षी दलों पर आरोप लगाता नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस का मानना है कि भाजपा महिलाओं को बेवकूफ ना समझे। महिलाएं सब कुछ देख रही हैं, कुछ सरकार ने ठोस करना है तो आप 2023 में जो सर्वसहमति से जो विधेयक पारित हुआ, सभी दलों ने उसका समर्थन किया था। अगर उसमें कुछ ऐसा संशोधन करना है तो आप करिए और महिलाओं को उनका हक दीजिए, अभी दीजिए, लेकिन उसको दूसरी चीजों के साथ अटैच करके गुमराह करने की कोशिश ना करें। कांग्रेस तैयार है और बिल को लेकर सहमत है। निश्चित रूप से महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्हें हमें मौका तो देना पड़ेगा, लेकिन इसमें सरकार की जो नीयत है, मंशा है, जब 2023 में पास हो चुका था तो इन्हें जब लागू करना था तो 2024 से क्यों नहीं किया। अभी पूरे प्रदेश में, प्रदेश ही नहीं है देश विदेश में भी इनकी छवि खराब हुई है और ये सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए एक विधेयक, महिलाओं को प्रलोभन देने के लिए एक विधेयक लाए हैं। इसने गिरना ही था क्योंकि इनकी नीयत सही नहीं थी, इनके कर्म सही नहीं थे। महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार तो भाजपा के गुंडे कर रहे हैं, आप किसी भी रूप में देख लीजिए, चाहे वो उत्तराखंड में बहन अंकिता भंडारी का मामला हो, उर्मिला शनावर ने कहीं इनके लट्टू बट्टुओं के नाम उजागर किए हैं, अभी तक इन्होंने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी सरकार की पोल पट्टी खुल गई है, भाजपा सरकार का चेहरा बेनकाब हो गया है और इंडिया गठबंधन और अन्य राजनीतिक दलों ने भाजपा सरकार के मंसूबों पर पानी फेर दिया है, क्योंकि वो महिला आरक्षण बिल की आड़ में मनमाना परिसीमन देश पर थोपना चाहते थे। दक्षिणी राज्य जिन्होंने जनसंख्या को नियंत्रण में रखा, पर्वतीय राज्य जिनकी अपनी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उन पर भी जनसंख्या के आधार पर जो है परिसीमन थोपने का प्रयास किया जा रहा था। ओबीसी आरक्षण को जो है समाप्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। जब तक परिसीमन बिल पर व्यापक चर्चा नहीं होगी, सभी राजनीतिक दलों को, सामाजिक संगठनों को विश्वास में नहीं लिया जाएगा, सरकार अपनी स्पष्ट मंशा के साथ आगे नहीं बढ़ेगी। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पे राजनीति करना विपक्ष की ये दर्शाता है कि महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किस तरीके से विपक्ष करता है। अगर देखा जाए तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि यूपी चुनाव के, विधानसभा चुनाव के दौरान इन्हीं की पार्टी की प्रियंका वाड्रा ने सरेआम खुले मंच से कहा था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन वो सिर्फ एक जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं रह गया। आपको बता दें कि देश में अब तक कुल 4 बार परिसीमन हुआ है। इसके लिए आयोग का गठन किया गया, अब ये 5वीं बार होने जा रहा था। सबसे पहला परिसीमन 1952 में हुआ था। अंतिम परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर 2002 में हुआ था। दरअसल 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 2001 तक परिसीमन पर रोक लगा दी गई थी, ताकि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों को झटका न लगे। वहीं आपको बता दें कि ये पूरा मामला परिसीमन से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि जहां एक और बीजेपी विपक्षी दलों पर समर्थन न देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष दल कांग्रेस इस बात को कह रही है कि महिला आरक्षण बिल
साल 2023 में पारित हो चुका है। ऐसे में इस संशोधन के जरिए सरकार परिसीमन पर जोर दे रही है, जबकि विपक्ष महिला आरक्षण बिल के समर्थन में। ऐसे में देखना होगा कि आम जनता इसकी बारीकियों को कितना ध्यान से समझ पाएगी, या ये मुद्दा राजनीतिक समुद्र में जनता को गुमराह करने में काफी रहेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। में नैनीताल जिले की वर्ष 2026-27 की वार्षिक जिला योजना बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रभारी मंत्री खजान दास, कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, जिले के विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं नैनीताल जिले को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि पिछली जो जिला योजना थी, उन्होंने कोई भी इस तरह से जो है कहीं पे भी किसी भी विभाग ने उसको पीछे नहीं रखा, बकाया नहीं रखी और सबको पूरा किया, समय के अनुसार उसको पूरा किया। और आगे आज जो 70 करोड़ 18 लाख का जो बजट निर्धारित किया गया, उसका आज अनुमोदन हुआ है और मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों को विश्वास में रखते हुए उनके प्रस्ताव को भी सम्मिलित किया जाएगा। देखिए, जो आज जिला योजना की बैठक में जो बजट यहाँ पर रखा गया, वो विभागवार उसका बंटवारा किया जाएगा माननीय प्रभारी मंत्री जी के माध्यम से। निश्चित रूप से इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार के द्वारा जिला योजना का जो बजट है उसको बढ़ाया हुआ है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं नैनीताल की। नैनीताल में भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस द्वारा महिला आरक्षण के कथित विरोध को लेकर पंत पार्क में धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस का पुतला फूका। प्रदर्शन के दौरान भाजपा महिला मोर्चा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को राजनीति में ज्यादा भागीदारी देने का प्रयास किया गया है, जिसका विरोध कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। भाजपा महिला मोर्चा के अनुसार पहले संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बेहद सीमित थी, जिसे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। हमारे मोदी जी द्वारा नारी शक्ति अधिनियम जो किया गया था, बिल पेश किया गया था संसद में, उसमें बहस हुई थी और विपक्ष के द्वारा इसका विरोध किया गया है। तो इसके विरोध में हम सब महिलाएं एकत्रित होकर ये पुतला विसर्जन करा है, हमने पुतला फूका गया है हमारे द्वारा। और ये विरोध कांग्रेस हमारे सरकार के खिलाफ नहीं कर रही है, ये हम महिलाओं के खिलाफ कर रही है। तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। इससे हम सभी महिलाओं को काफ़ी फायदा होता। हमें लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण मिलने वाला था। गदरपुर के गूलरभोज क्षेत्र टंडा नाल गांव में जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी 3 धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया है। ये कार्रवाई तड़के भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। प्रशासन के अनुसार करीब 3 माह पहले किए गए सर्वे के बाद संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कोई वैध कागजात उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि कुछ पक्षों ने मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जहां से राहत नहीं मिली, जबकि सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश का इस मामले में संबंध नहीं था। क्या अतिक्रमण से भी कुछ नहीं है, वो हमारी जमीन में तो बनाना रखा उन्होंने, उनका भी रहना चाहिए। अरे वो कह रहे हैं मेरा जो है कैसा हटाओ, तो उसका उनका हटा नहीं रहे। और हम कह रहे हैं 15 दिन का टाइम दे दो, तो हमें भगा दिया गया और हमें जो हमारी मस्जिद शहीद कर दी गई। कल हम रात में 10 बजे अपने घर को आए रोते हुए, तो क्या करें बताइए। पांडे जी के क्यों नहीं हटाया? पांडे जी कह रहे हैं, पांडे जी ने लिख के दिया है, एक विधायक लिख के दे रहा है कि मेरा ये यहाँ से हटाओ, और उसकी जो मनमानी हो रही है उनकी। तो ये सब चोर मुसेरे भैया है, कांग्रेस बीजेपी एक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि इस आवाज़ को देश विदेश तक पहुंचाई जाए। और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि देश वालों को और विदेश वालों को भी कि यहाँ पर भाजपा की एक बहुत बड़ी तानाशाही है। भाई, सबसे पहले आपके और आपके दर्शकों को धन्यवाद, और आप आए इसलिए आपका और धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट में हमारी 11 मई लगी है तारीख। अब ये तो कैनाल की तानाशाही हुई। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।